पाँव उठे देखो दो फिर चले, एक लौ मिले लाखों लो फिर जले, एक आसमां और ये सारा जहां, हर ख्वाब को जीने हम है चले। उड़ने दो उड़ने दो जिंदगी की पतंग को उड़ने दो, अपने लिए हो अपनों के लिए, अपने लिए हो अपनों के लिए। है इरादे खुद से वादे जो किए थे उम्र भर, अब हम ही से है मुकम्मल, ख्वाब है जो राह पर, अपनों के अरमां ये सारे अब करेंगे पूरे हम। वक्त नया ये सुन पुकारे, साथ चले हम कदम। उड़ने दो उड़ने दो जिंदगी की पतंग को उड़ने दो, उड़ने दो उड़ने दो, अपनों को संग लेके उड़ने दो। पंखों में अब सपने सिए, जिए हम खुल के जिए, अपने लिए अपनों के लिए, अपने लिए हो अपनों के लिए, अपने लिए हो अपनों के लिए। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा प्रिय मित्रा रिटेल एजेंसी लीडर्स टीम है और लाइफ मित्रा का टीम मेंबर्स के लिए गुड इवनिंग। आज का वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार है आपका। मेरा कितना रीजन के विजिट कर रहा हूँ, पूरा रीजन में लाइफ मित्रा यूनिट मैनेजर का पूछ रहा है मेरा हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, अभी मार्केट में अच्छा है, ऊपर नीचे चल रहा है, वेदर हमारा यूलिप फंड में कैसा परफॉर्मेंस होता है, कस्टमर का डाउट पूछ रहा है, कैसा बात करना पड़ेगा। लॉट ऑफ डाउट्स आर बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग माय विजिट। सो इसलिए मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार अरेंज कर दिया। सो हमारा साथ में मिस्टर गोपी कृष्ण शनाई सारदा था, इस चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ही इज हैंडलिंग मोर देन 2.82 लाख करोड़ हैंडल कर रहा है। ही इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट। उसका मालूम है क्या क्या फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कस्टमर का क्या क्या फंड का रिटर्न्स कैसा मिलता है, कस्टमर का क्या बोल सकते हैं। सो पूरा टुडे का शनाई गोपी शनाई इज विद मी, सो ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आपका क्या क्या डाउट है यूट्यूब चार्ट बॉक्स में आपका थोड़ा डाउट में आप लिखो। फाइनली सेशन के बाद में शनाई सेशन के बाद में मैं आई विल कम बैक अगेन, वी विल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स। हमारा साथ में अभिजीत कुलानी सर भी है, सो सर विल आल्सो क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स व्हाट एवर यू पुट इन द चार्ट बॉक्स। सो पूरा डाउट्स में नीचे आप डालो, सो वी विल बी एबल टू आंसर। एंड ऑफ सेशन के बाद में मैं आंसर करता हूँ, मेरा भी अभिजीत सर के दोनों में आंसर करता हूँ। अभी हमारा साथ में हमारा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गोपी शनाई सर था, सो आई विल इंट्रोड्यूस यू, आई विल टेक यू टू him and he will explain the entire seminar to you. Now I request Shanae sir to take a webinar and advise our and guide our entire field force. Over to you, sir. आइए दोस्तों, अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि इंडिया का इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मार्केट में हम लोग अगर इन्वेस्ट किया तो हमें किस टाइप और कितना रिटर्न शायद मिल सकता है। ये प्रेजेंटेशन में हम लोग ने 4-5 चीज़ें मन में रख के आपसे लेके आए हैं इन टर्म्स ऑफ स्लाइड्स, और ये स्लाइड्स में हम लोग ये आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया क्या होती है,
यूलिप में हम लोग ने कितना लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड किया है, डेट मार्केट्स में आज के दिन में रिटर्न्स अपना क्यों कम है और अभी इन्वेस्ट किया तो शायद कितना रिटर्न शायद मिल सकता है, अपना फंड्स कैसे परफॉर्म किया है मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट्स का जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है अपने लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी खास करके बोला गया तो बहुत ही अच्छा है। आज अगर 25 इयर्स पहले देखा तो हमें एक 13% की एनुअल रिटर्न मिला है। सिंस ऑलमोस्ट 1990s अपना मार्केट्स ने बहुत सारे दिक्कतें फेस किए हैं। 1991 में हमें अरशद मेहता का स्कैम फेस करना पड़ा। 2001 में इंडियन मार्केट्स को .com का बस्ट फेस करना पड़ा। 2020 में कोविड, 2015-16 में टेपर टेंट्रम और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ऐसे बहुत सारे फॉल्स अपना मार्केट्स में आते रहे, लेकिन एवरी टाइम एक फॉल आया तो अपना मार्केट्स रबर बॉल जैसा वंस अगेन इट बाउंस्ड बैक। एंड हम लोग लास्ट 25 इयर्स में इन एक्विटीज़ 13% का रिटर्न्स देख पाया ऑन ए एनुअल बेसिस। और यही रिटर्न्स दोस्तों कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ डेट तो काफ़ी बड़ा है। लेफ्ट हैंड साइड ये चार्ट में हम लोग ने दिखाया कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया फ्रॉम 12% टू 6%। ये अपना लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और अगर डेवलप्ड मार्केट से कंपेयर किया तो डेवलप्ड मार्केट्स का रिटर्न्स आज के दिन में 3% के आसपास है, लेकिन काफ़ी सालों के लिए ये 0.5% रहा करता था। तो अगर ये उम्मीद है कि हम लोग भी एक दिन डेवलप्ड मार्केट बनेंगे तो अपना इंटरेस्ट रेट्स, अपना रिटर्न ऑन फिक्स्ड इनकम यही बहुत कम हो सकते हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर फेसिंग टुडे। आज अपना फिक्स्ड इनकम में 7.5% का इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलता है डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर। ये इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स सब लोग नीचे लाने का कोशिश कर रहे हैं। और व्हेन दिस कम्स डाउन अपना महंगाई विच इज़ इन्फ्लेशन will also come down. So equity markets have given good returns, अच्छे returns दिए हैं compared to the fixed income markets. Fixed income markets में risk भी कम है, equity markets में risk भी ज़्यादा है, तो compensating to the risk that we have taken, we have given the returns. ये presentation में आपको हम लोग ये emphasize करना चाहते हैं कि markets ने कितना returns दिया है, हम लोग का फंड्स ने कितना रिटर्न्स दिया है, और आज के दिन में अपना रिस्क फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स काफ़ी कम हो चुका है। वो क्यों कम हो चुका है? वो इसलिए कम हो चुका है कि क्योंकि बहुत सारे रिटेल पैसे जो है आज के दिन में इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इक्विटी मार्केट्स में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फिक्स्ड इनकम मार्केट में जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंकर्स ने मिल के बहुत सारे एवेन्यूज़ हम लोग को आज के दिन में दिया गया है। वो एवेन्यूज़ है म्यूचुअल फंड्स, वो एवेन्यूज़ है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, वो एवेन्यूज़ है जनरल और स्पेसिफिक पेंशन फंड्स है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो चुके हैं, कितना पैसा ये इंस्टीट्यूशंस में आया है और ये किस रेट पे ग्रो हो रहा है और क्यों ये अपना मार्केट्स को स्टेबिलिटी दे रहा है और अपना मार्केट्स ने कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स कैसे आउट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये स्लाइड आपको हर एक साल में कितना रिटर्न्स हम लोग का इक्विटी मार्केट्स ने दिया है ये डिस्प्ले कर रहा है। और हम लोग ने कैटेगराइज किया कि एक रेंज में रिटर्न्स को डाला और ये रेंज में कितना साल रिटर्न्स आया है ऐसे देखेगा तो हमें ये पता चलता है कि 0 to 20% रिटर्न्स का जो रेंज है विच इज़ इन बिटवीन
सबका बीच में है, वो रिटर्न्स जो है 0 to 20% सबसे ज़्यादा अपना मार्केट्स ने दिया है। सो 1979 में सेंसेक्स स्टार्टेड एंड वो साल से हम लोग अगर कैटेगराइज करके रिटर्न्स हम लोग ने देख लिया कि हर एक साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 0 to 20% जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न है। और ये भी सच है कि आउट ऑफ 43 ईयर्स 31 ईयर्स में अपना रिटर्न्स पॉजिटिव है। तो ये स्लाइड से ये साबित होता है कि अपना मार्केट्स काफ़ी सालों के लिए पॉजिटिव रिटर्न दिया है इन द पास्ट दिखेगा तो, और पॉजिटिव रिटर्न्स देने के चांसेस ज़्यादा है। तो इक्विटी मार्केट्स में रिस्क है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न ज़्यादा है और ये रिटर्न पॉजिटिव होने का संभावना ज़्यादा है इफ़ यू लुक एट इट हिस्टोरिकली। नेक्स्ट स्लाइड। और ये कितना रिटर्न हो सकता है करके लास्ट स्लाइड में हमें अपने को देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो रेंज दिया है 0 to 20%। सो ये स्लाइड में हमने को एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि हम लोग ने अगर एक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया तो 16% का रिटर्न्स बाय एंड लार्ज मार्केट्स ने दिया है। और ये रिटर्न्स हम लोग को मिला है अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अडॉप्ट करते हो और आप साल में एक बार इन्वेस्ट करते हो या महीने में एक बार इन्वेस्ट करते हो या सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हो। तो हम लोग ने हाईएस्ट रिटर्न, लोवेस्ट रिटर्न, एवरेज रिटर्न, तीनों रिटर्न्स इसमें ईच कैटेगरी में देखा है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स भी देखी है और 10 ईयर कैटेगरी में ये परफेक्टली बैठता है। 10 ईयर कैटेगरी में अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखेगा तो इन ईच ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स 16% के आसपास एंड द प्रोबेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 83% के आसपास। तो 10 ईयर्स आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो तो आपको 16% का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली मिलने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ये स्लाइड आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आइए देखते हैं कि अपना फंड्स ने कितना रिटर्न्स दिया है। तो हम लोग ने पिछला स्लाइड में देखा था कि इंडेक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16% रिटर्न देता है, लेकिन ये अगर आप 10 ईयर्स वेट किया तो स्पेसिफिकली फंड्स अगर हम लोग ने देखेगा तो अपने को बेंचमार्क का रिटर्न्स है देखने के लिए, और फंड्स आपको बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। और ये स्लाइड में हम लोग ने दिखाया आपको कि अपना फंड्स ने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस इंसेप्शंस दिया है। तो हम लोग अपना फंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक इक्विटी 100%, एक इक्विटी 50%, एक इक्विटी 80%, एक बॉन्ड फिक्स्ड इनकम 100% और बैलेंस विच इज़ 50-50 विच इज़ 50 फिक्स्ड इनकम और 50 इक्विटी में। तो कौन सा भी कैटेगरी में देखा गया तो इफ़ यू कंपेयर इट विद द बेंचमार्क आवर रिटर्न्स हैव बीन बेटर सिंस इंसेप्शन। तो पहला फंड देखिए इक्विटी फंड। सो सिंस इंसेप्शन बेंचमार्क हैज़ गिवन 13% और our equity funds have given 16%, 3% more return every year on an annual basis for the last 17 years. So you can see the kind of total returns that you get. मतलब 17 years into 3% is the incremental return that you have made over the benchmark. वैसे ही देखेगा तो each of these funds have given better returns. और ये returns हम लोग ने अपना comparative funds ऑफ कॉम्पिटिंग इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी कंपेयर करके देखा है। और ये कॉम्पिटिंग रिटर्न्स के साथ भी कंपेयर किया तो ये विद इन द टॉप 2 क्वार्टर्स, माने कि अगर 16 कंपनीज है और 16 कंपनीज का रिटर्न्स हम लोग ने कंपेयर किया तो विल यू कम विद इन द फर्स्ट 8। एंड इफ़ यू कंपेयर दिस, हम लोग नंबर 1 एंड नंबर 2 जो क्वार्टाइल है वो इसमें से मालूम होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव बीन इन टॉप 2 क्वार्टाइल्स। तो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद कंपटीशन अपना रिटर्न्स ठीक है, कंपेयर्ड टू बेंचमार्क अपना रिटर्न्स भी
ठीक है, तो ये साबित होता है कि हम लोग ने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिया है और ये रिटर्न्स कंपैरेबल भी है टू द कंपटीशन। नेक्स्ट, अभी ए स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अपना AUM कंपेयर टू टॉप 3 इंश्योरेंस कंपनीज कैसा है। तो इफ़ यू कंपेयर, अपना रिटर्न्स वर गुड, अपना रिटर्न्स वर बेटर, और ये AUM जो है इससे साबित होता है कि अपना AUM हैज़ बीन स्टैंडिंग टॉल कंपेयर्ड टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज। ये टॉप 3 इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर किया, अपना AUM ऑफ 2,67,000 crore एज ऑफ FY22 सबसे ज़्यादा है compared to the competition. So the returns and the AUM both is an vindication that investors और अपना agents अपना return से, अपना AUM से satisfied है। Next, हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि if you invest in India, it should give you better returns, and why it should give you better returns. ये some of the slides that follows gives you an picture in terms of why India is more stable. Let's look at the demat accounts that people have opened. ये demat accounts का number जो 22 million था 2014 में, it has gone to 103 million. This goes to say that ज़्यादा retailers अभी participate कर रहे हैं market में. So 22 to 103 is a big growth. Same way mutual funds में how much money has been invested, कितना पैसा mutual funds में every year people are putting in. ये right hand side of the slide में दिखाया है कि how much money is coming into mutual funds. Mutual funds में आज के दिन में approximately around $2 billion के आसपास on a monthly basis पैसा आते रहते हैं. So this is giving you confidence that people are investing in mutual funds and people are investing in markets through institutions. Next, ये म्यूचुअल फंड के जैसा दोस्तों मार्केट में रिटेलर्स आर इन्वेस्टिंग थ्रू अदर व्हीकल्स. ये अदर व्हीकल्स क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनीज है, एक पेंशन फंड्स है और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है. सो ऑल दीज फंड्स आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स एंड व्हेन दे इन्वेस्ट इन मार्केट्स उसको रिटर्न्स मिलता है और रिटर्न्स मिलता है तो उसका AUM बढ़ता है. तो एक सब्सक्रिप्शन रहता है और एक दूसरा रिटर्न्स रहता है, ये दोनों मिलके AUM बनता है. तो ये AUM जो है ये ग्रोथ इन AUM दिखाता है. ये जो स्लाइड में आपको दिखाया गया है ये AUM ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, AUM ग्रोथ ऑफ EPFO, AUM ग्रोथ ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम एंड AUM ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स. If we look at all these AUM growths, it has been at a CAGR of 16%. ये CAGR जो है वो अपना टेबल में हम लोग ने बताया आपको. एंड इन टर्म्स ऑफ AUM ये 1,20,000 बिलियन का AUM है आज का दिन में एंड इट इज़ बीन ग्रोइंग एट ए CAGR ऑफ 16%. तो इससे क्या अपने को व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड? द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड इज़ ये AUM काफ़ी बड़ा है, ये AUM अच्छा ग्रो हो रहा है. इसके वजह से इफ़ देयर इज़ फॉल इन मार्केट्स हमें ये AUM अच्छा स्टेबिलिटी देता है क्योंकि these vehicles will look to invest in markets whenever markets fall. तो ये AUM अपने को स्टेबिलिटी देता है फ्रॉम द फॉल. अभी अगला स्लाइड में देखेंगे कि ये AUM ने स्टेबिलिटी दिया है कि नहीं. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक दूसरा फैक्टर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अपना रिटेलर्स ने टोटल पार्ट ऑफ द सेविंग्स में कितना इक्विटी में इन्वेस्ट किया है. अगर भारत में रिटेलर्स का सेविंग्स देखा गया तो सबसे ज़्यादा सेविंग्स हम लोग ने प्रॉपर्टी में किया है. 49% ऑफ द टोटल सेविंग्स इंडिया का रिटेलर्स जो है वो प्रॉपर्टी में डालते हैं. बट
if you look at how much is the investments in equities, ये right hand side chart में है, which is 4.8% of the savings. And if you look at how much is retailer savings channelized to equity in US, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रैकेट में मैंने दिया है. इन US अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द सेविंग्स इक्विटी में जाता है. तो अगर आपको एक अंदाज़ा करना है तो कितना सेविंग्स इक्विटी में शायद आगे आने वाले डिकेड्स में आएंगे, तो 40%. लेट्स नॉट लुक एट 40%, समझो ये 4%, 4.8% गोज टू इवन 10%, तो भी ये इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है. तो इसके लिए जानना ज़रूरत है कि टोटल सेविंग्स में इक्विटी कितना है और किधर तक जा सकता है. तो एक फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेविंग्स भी अगर इक्विटी में चैनलाइज होता है तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है. एंड ये अमाउंट अपने को वॉलेटिलिटी में काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकता है. नेक्स्ट, ये स्लाइड में हमें देखना मिलता है कि अपना टोटल डेट, कर्जा जो है तो कितना है इंडिया का. तो इंडिया का रिटेलर सेविंग्स इज और डेट इज 37% ऑफ द GDP, विच इज़ मच लेसर कंपेयर्ड टू मेनी अदर कंट्रीज. तो ये अपने को स्टेबिलिटी देता है, ये अपने को भरोसा देता है कि हम लोग ओवर लेवरेज नहीं हैं. इसके लिए एक बड़ा फॉल रिटेलर के वजह से मार्केट में आना मुश्किल है. तो रिटेलर leverage is not that big in India. Next, ये इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिखाता है. तो इंडिया का टोटल पेनेट्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम, अर्बन, रूरल एंड ओवरऑल, हाउ मच इज द टेलीकॉम पेनेट्रेशन. टेलीकॉम पेनेट्रेशन एक पिक्चर देता है कि इंडिया का ग्रोथ आगे जाके कितना हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. वैसे ही ट्रांजैक्शंस दैट दे आर मेकिंग इन UPI, ये फ़ोन से जो ट्रांजैक्शंस होती है UPI का, वो भी कैसे ग्रो किया है इन द लास्ट 10 years इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू. ये दोनों आपको दिखाता है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है एंड इट इज़ ग्रोइंग एट ए रैपिड फेस. नेक्स्ट, ये स्लाइड दिखाता है कि 25 to 64 ईयर्स का जो मिडिल एज्ड पॉपुलेशन है इंडिया का, वो कैसे ग्रो हो रहा है. एंड ये पॉपुलेशन जो है अपने को काफ़ी स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ये इनकम अर्निंग पॉपुलेशन है. तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इन टर्म्स ऑफ इनकम अर्निंग पॉपुलेशन इज गुड, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी गुड स्टेबिलिटी, गुड ग्रोथ इन अर्निंग्स फॉर इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट, तो ये स्टोरी जो बताया, वेदर इट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज इंडेक्सेस, ये हम लोग को देखना है. तो वी कैन सी दिस स्लाइड. दिस ईयर स्पेशली, ये साल में काफ़ी मार्केट्स में फॉल आ चुकी है. एंड ये फॉल इसके लिए आ गया है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, और महंगाई कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है. और व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप, इक्विटी मार्केट्स फॉल. ये काफ़ी नेचुरल है, इसमें से कुछ घबराने की बात नहीं है. लेकिन व्हेन द मार्केट्स फॉल, आर वी फॉलिंग लेसर और आर वी फॉलिंग शार्पर, ये देखने की ज़रूरत है. एंड व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द लॉन्ग टर्म इंडियन ग्रोथ स्टोरी, it is reflected here. It is reflected in this picture that India has fallen much lesser compared to other markets. अपना फॉल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है compared to other markets, and this is a reflection of India growth story, and it also tells आगे जाके हम लोग का growth कैसा होएगा. तो we can see this from the subsequent slides. Next slide. हम लोग का रिटर्न्स के बारे में देखा है, फंड्स कितना रिटर्न्स दिया है देखा है, मार्केट्स गिर गया है ये भी देखा है. अभी ये देखते हैं कि वैल्यूएशंस कैसा है. हम लोग कभी मल्टीपल देते हैं अर्निंग्स पर शेयर ऑफ निफ्टी को. ये अर्निंग्स पर शेयर ऑफ निफ्टी को मल्टीपल दिया है, और ये अर्निंग्स पर शेयर मल्टीपल दिखेगा तो अभी 18.7 है
ऑन ए फॉरवर्ड बेसिस। 18.7 काफ़ी कंफर्टेबल जोन है। ये कंफर्टेबल जोन क्यों है? क्योंकि हम लोग वाइट जोन में हैं विच इज़ इन बिटवीन। तो महंगा जो जोन है वो ऑरेंज कलर का जोन है और सबसे सस्ता जो जोन है वो ग्रीन कलर का जोन है। वी आर समवेयर इन बिटवीन एंड दिस इज़ एन कंफर्टेबल वैल्यूएशन फॉर अस टू इन्वेस्ट। इसके लिए हम लोग अभी यूलिप के लिए पिच कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है एंड प्राइजेस हैव कम ऑफ फ्रॉम द पीक। नेक्स्ट, ये इक्विटी मार्केट्स के बारे में हम लोग ने काफ़ी अभी चर्चा किया है, तो बॉन्ड मार्केट्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हम बॉन्ड मार्केट्स के बारे में बताते हैं। बॉन्ड मार्केट्स के बारे में काफ़ी आपको इतना जानने का ज़रूरत है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो प्राइजेस ऑफ बॉन्ड्स गिर जाता है। इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है कि नहीं इन ईच ईयर इन द लास्ट 10 years आपको इधर डिस्प्ले किया हुआ है एंड यू कैन सी एवरी टाइम व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स गो अप बॉन्ड प्राइजेस कम डाउन। एज अ रिजल्ट अपना बॉन्ड फंड का रिटर्न्स भी कम होती है। सो इन द लास्ट 1 year इफ वी सी इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, इसके लिए आपको बॉन्ड फंड का रिटर्न्स कम हुआ है। लेकिन if the bond fund NAV falls, it is good time to invest, and if you invest now you will get good returns when interest rates go down। ये स्लाइड में आपको हर एक साल का पिक्चर दिया गया है कि if interest rates go up and if the NAV falls, आप अगर इन्वेस्ट किया तो अगला 2 साल आने वाला है उसमें interest rates will go down and you will make good returns। हमें लगता है कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर विल कूल ऑफ। आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज अप्रैल मई जून ऑफ नेक्स्ट ईयर, इन्फ्लेशन विल कम डाउन टू 5%। ये ऑलमोस्ट 1.5% कम है कंपेयर टू व्हाट इट इज़ टुडे एंड आरबीआई का कंफर्टेबल जोन है एट अराउंड 4% एंड इन द नेक्स्ट 2 years वी आर होपफुल दैट ये 4% के आसपास आ जाएगा। And when it comes down, your bond fund NAVs will start giving you good returns। तो ये 2 स्लाइड है, नेक्स्ट 2 स्लाइड आप गौर से देखेगा तो आप मालूम आपको ये जानकारी होगी कि if interest rates go down and how the NAVs of bond funds will start looking up। तो if there is an investor जिसको volatility पसंद नहीं है, जिसको स्टडी रिटर्न्स पसंद है 7.5% के आसपास का, तो ऐसा इन्वेस्टर्स को बॉन्ड फंड में आना चाहिए। और ये स्लाइड आपको दिखाता है कि व्हेन बॉन्ड फंड NAVs गो डाउन एंड इफ द प्रेडिक्शन इज इन्फ्लेशन विल गो डाउन, यू शुड इन्वेस्ट इन बॉन्ड फंड। नेक्स्ट, पर्सनली ऑफ द होल फैमिली ऑफ फंड्स मुझे बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड जो है मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगता है। ये अट्रैक्टिव इसके लिए रखता है क्योंकि इसमें रिस्क सबसे कम होता है और वॉलेटिलिटी सबसे कम होती है और रिटर्न्स जो देता है वो बॉन्ड फंड से ज़्यादा रिटर्न देता है और ये रिटर्न आपको स्मूथली आ जाता है क्योंकि इसमें इक्विटी 25% है और विद इन 25% हम लोग ये लार्ज और मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। और ये बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड का साइज़ भी काफ़ी कंफर्टेबल है हमको इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए मैं आपको ये फंड रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें आपको रिटर्न्स अच्छा विद मिनिमल रिस्क और विद मिनिमल वॉलेटिलिटी आ सकती है। ये स्लाइड में हम लोग ने दिखाया कि ये बॉन्ड फंड को कंपेयर किया तो बॉन्ड ऑप्टिमाइजर ने कितना रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन और ये साल में कितना रिटर्न दिया है। ये साल में इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन बॉन्ड ऑप्टिमाइजर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ये पॉजिटिव रिटर्न इज़ बेटर देन बॉन्ड फंड। और ये इंसेप्शन से कंपेयर करते हो बॉन्ड फंड से तो बॉन्ड फंड ने ऑलमोस्ट 13.8% रिटर्न दिया है और बॉन्ड ऑप्टिमाइजर ने 17.2% रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न्स कंपेयर टू बॉन्ड फंड इज़ फार बेटर। तो
को ये प्रेफर करना चाहिए इन कंपैरिजन विद ऑल द अदर फंड्स। नेक्स्ट, ये ग्लोबल मैक्रो के बारे में और उससे इंडिया का इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग ने थोड़ा स्लाइड्स रखी हुए हैं इधर, तो आपको कुछ सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं या पांड्यन से बात कर सकते हैं या हमें भी आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके कि इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये स्लाइड से बोर करना नहीं चाहता हूँ। ये स्लाइड्स आपको बताते हैं कि ग्लोबल मैक्रो क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आने वाले थोड़ा क्वार्टर्स थोड़ा रिस्की है, तो मार्केट गिर सकता है, लेकिन हमें इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में काफ़ी भरोसा है और हमें लगता है कि ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इट विल गिव यू एन सस्टेनेबल गुड रिटर्न। थैंक यू वेरी मच। आपके पास कुछ भी डाउट्स रहेगा तो हमें प्लीज़ फील फ्री टू अप्रोच अस। Pandian, you are on mute. हाँ सब बहुत शुक्रिया सर, गोभी सर, पूरा आप अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। हमारा टीम के लिए बहुत क्लैरिटी आ गया, क्या फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या फंड में कितना रिटर्न्स मिल रहा है, थोड़ा अच्छा क्लैरिटी मिल गया सर। बहुत शुक्रिया सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल में आपका टाइम दे दिया हमारे टीम के लिए, बहुत शुक्रिया है। अभी हमारे साथ में हमारा प्रेजेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी, पहले साथ भी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर था, सो सर इज देयर विद अस, अभिजीत उगाड़िया सर। आपका 5-7 में डाउट आ गया, यूट्यूब में बहुत क्वेश्चन में आ गया, पूरा लिख दिया। सो ऐसा कैन आई रिक्वेस्ट यू सर, कैन यू गिव आंसर फॉर आवर 5-6 क्वेश्चन सर, अभिजीत सर? हाँ यस सर। पहले एक क्वेश्चन आ गया सर, मैं बताता हूँ। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अबाउट 10 years, 10 साल के ऊपर आपका क्या फंड, कस्टमर के क्या फंड सजेस्ट कर सकते हैं? 10 साल के ऊपर कस्टमर इन्वेस्ट करने के लिए क्या फंड? हाँ, सो हमारा सब फंड अच्छा है। हमारा बॉन्ड फंड है, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर है, इक्विटी ऑप्टिमाइजर है, हमारा बहुत सारा ऑप्शंस है, मिड कैप फंड है, तो सब फंड अच्छा है। बट मैंने ये देखा है कि काफी सारे केसेस में हमारा कस्टमर के पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, ना म्यूचुअल फंड होता है, ना डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर आप 10 साल देख रहे हो तो इक्विटी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इन जनरल इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, ये अच्छा है कस्टमर के लिए। केस टू केस डिफाइंड करेगा, बट इफ सिंपल आंसर देना है तो 10 साल देख रहे हैं तो इक्विटी फंड है। बट जैसे मैं बोला कि कस्टमर का सिचुएशन स्टडी करो, उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से उसको रिकमेंडेशन देना चाहिए। लेकिन इतना है कि 10 साल जब आप 10-15 साल इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी का रिस्क काफी कम हो जाता है और रिटर्न काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन है, वो क्या डिफरेंस इक्विटी फंड का मिड कैप का क्या डिफरेंस है? इक्विटी फंड मिड कैप हमारा अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारा मेजॉरिटी कस्टमर इक्विटी इन्वेस्ट ही नहीं करता है, तो कोई नया टू मार्केट है ये है, उसके लिए इक्विटी फंड ही अच्छा है। और इक्विटी फंड में मेजॉरिटी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट जी लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में होता है, निफ्टी 50 स्टॉक्स में होता है 60-70% इन्वेस्टमेंट, बाकी नॉन निफ्टी स्टॉक में होता है। मिड कैप फंड में हमारा निफ्टी एक्सपोजर नेक्स्ट टू जीरो होता है, बहुत कम होता है, और छोटे स्टॉक्स में होता है। मिड कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा है, स्टॉक हिलता बहुत है, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न अच्छा है, बट रिस्क भी ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों फंड अच्छे हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर सेवी नहीं है, जो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है इन जनरल बाहर, तो उसके लिए मिड कैप रिकमेंडेड नहीं है। जो कस्टमर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको पता है, जिसका म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या डायरेक्ट मार्केट में खेलता है, उसको मिड कैप ये ठीक से समझ में आता है, उसके लिए फिर मिड कैप हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हमारा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, उसको इक्विटी ऑप्टिमाइजर, टॉप 300 ये फंड रिकमेंड करना चाहिए। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन सर, यूलिप का टैक्स एडवांटेज क्या सर? यूलिप का टैक्स एडवांटेजेस क्या है? So tax, so as I said कि वो especially for HNI, I think they should consult the tax person to get advice. But the 2 or 3 things which I wanted to emphasize. First is अगर आपका life cover, which is true for most of our ULIP product other than Retire Smart, कि 10 times annual premium हो, तो maturity proceeds tax free है, okay?
एज लॉन्ग एज, एंड ये अभी 21 में बदला है, as long as annual premium is less than 2.5 lakh. Again, that applies to majority of our customers. Smart privilege is number of policies are less. There, this benefit of maturity proceeds being tax free does not exist. तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि टैक्स फ्री रिटर्न होता है. आगे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप टैक्सेबल बॉन्ड मार्केट में लेते हो और टैक्स फ्री बॉन्ड मार्केट में लेते हो तो दोनों को यील्ड में बहुत अंतर होता है. टैक्सेबल बॉन्ड अगर 7-7.5% रिटर्न देता है तो टैक्स फ्री बॉन्ड सिर्फ 5%, 4.8, बिकॉज मार्केट्स एडजस्ट फॉर द टैक्स. तो हमारा रिटर्न तो काफी अच्छा है, आपका गोपी का रिटर्न ने देखा है, और उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट है. करेक्ट, मैच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्स फ्री है. एटीसी तो मिलता ही है, बट एटीसी में हम लोग compete करते हैं काफी सारे अदर इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे पीएफ हो, पीपीएफ हो, म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो, तो काफी सारा इसके सबमिट होता है. लेकिन ये मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स फ्री बहुत सारा एडवांटेज है. और जो 2.5 लाख के ऊपर एनुअल टिकट साइज का पॉलिसीज है, वहां भी एडवांटेज है, क्योंकि तुम्हारा फंड अगर आप स्विच करते हो, आप एक्टिव इन्वेस्टर हो. बेसिकली 2.5 लाख एनुअली इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर है. इन जनरली उसको मार्केट पता होना चाहिए. उनको मार्केट के हिसाब से कभी आपको इन्वेस्ट स्विच करना है, बॉन्ड से इक्विटी, इक्विटी से बॉन्ड, या कोई भी ऐसा करना है, तो ये कोई भी स्विच पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है. देयर इज नो, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सेल एंड परचेस. सो टैक्स, जबकि म्यूचुअल फंड में या किसी और में होता है, तो वैसा वो you will get tax. So let me, when I say tax at maturity, that also includes tax when you are doing either partial withdrawal or complete surrender. तो मैं जो टैक्स ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, तो से मैच्योरिटी हो या पार्शियल विड्रॉवल हो या सरेंडर हो बिफोर मैच्योरिटी, टैक्स ट्रीटमेंट इज सिमिलर. थैंक यू सर. और एक क्वेश्चन है सर, अभी शायद मार्केट अपर है, मार्केट ऊपर है, वो टाइम में इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर. व्हेन मार्केट इज डूइंग वेल, ऊपर टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर इक्विटी में. ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट ऊपर है कि नहीं है. करेक्ट, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट में मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो 5, 10, 15 years in a row. Of course there will be some cycle. तो ये तो टाइम करना बहुत मुश्किल है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर आपको पता भी है कि मार्केट बहुत ये है, ओवर वैल्यूड है, या आपके हिसाब से, you may not be correct, I'm not getting into that, but more important is how long are you invested in market. आप कितने समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड हो. पर हम लोग तो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी बेचते हैं नॉर्मली, तो आपको 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल कुछ इन्वेस्ट करना है, और 10-12 साल के बाद निकालना है, 15 साल के बाद पैसा निकालना है. तो ऐसे समय में मार्केट टाइमिंग मैटर नहीं करता है. गोपी का प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा, तो उसने जो एवरेज रिटर्न, मिनिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न, ये सब बोला था. इसमें हर मार्केट साइकिल कवर्ड है. ऊपर का मार्केट, नीचे का मार्केट, बहुत देर तक बुल मार्केट, बहुत देर तक बेयर मार्केट, ये सब सिनारियोज कवर्ड है. तो ये सब में इतना मतलब डिसिप्लिन टू सेट असाइड मनी फॉर फाइनेंशियल गोल, और हर महीना, हर क्वार्टर, हर साल, डिपेंडिंग अपॉन policy payment frequency you have chosen, setting money aside for your financial goal is more important. Market level is not that important. Okay, sir. Thank you, sir. और एक क्वेश्चन सर, वो लॉन्ग रन में 30 साल के ऊपर में स्मार्ट प्रोनेज डाल सकते हैं, और रिटेल स्मार्ट का कस्टमर सजेस्ट कर सकते हैं सर? तो दोनों ले सकते हैं. दोनों का अलग थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है. एक में लाइफ कवर है, दूसरे में लाइफ कवर नहीं है. रिटायर स्मार्ट में आपको कंपलसरी एन्युटी लेना है. तो डू यू वांट टू गेट टाइड? एवरी इन्वेस्टर का कुछ अलग व्यू होगा कि उसको एन्युटी लेना है, नहीं लेना है. और इसमें स्मार्ट प्रिविलेज में आपको वो, अगर आप 5 लाख का, 8 लाख का, सॉरी 6 लाख का, 8 लाख का कुछ पॉलिसी लेते हो, तो आपको 60 लाख 80 लाख कवर मिलता है, जो 2-3 साल में अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ तो आपको वो पैसा भी काफी मायने रखता है. तो दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कस्टमर पे ऊपर डिपेंड करना है कि उसको एन्युटी लेना है या एन्युटी नहीं चाहिए. तो इस हिसाब से उसको प्रिविलेज या रिटायर स्मार्ट ले सकता है. थैंक यू सर. और एक क्वेश्चन था सर, 15 इयर्स का 50% इक्विटी अलाइड, 50% मिड कैप डाल सकते हैं सर 15 इयर्स का ऊपर में? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है मार्केट में, तो मिड कैप में रेकमेंड नहीं करूंगा. लेट हिम फर्स्ट एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ निफ्टी रिटर्न्स. करेक्ट.
बट अगर वो इन्वेस्टर है जिसको पता है इक्विटी मार्केट, या उसने थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट किया है, उसने इतनी 2-3 साल इक्विटी मार्केट देखा है, तो उसके लिए ये इक्विटी अलाइट और इक्विटी मिड कैप का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, दीपिका पूछा है, इक्विटी का मिनिमम कितना साल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इक्विटी फंड में मिनिमम कितना साल कम से कम? मिनिमम तो ऐसा नहीं है, तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में लोग एज लो एज 3 इयर्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा यूलिप प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, तो मेरे हिसाब से 10 साल के ऊपर ही हमको प्रोडक्ट बेचना है। 10 साल 15 साल क्या है कि हर पर्सन का अलग अलग गोल होता है, तो तुम्हारा कुछ पैसा तो सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए, कुछ पैसा बैंक का एफडी में रहना चाहिए, वैसा कुछ पैसा शुड बी लॉक्ड फॉर लॉन्ग टर्म। यू शुड नॉट हैव टेम्पटेशन कि 3 साल बाद 5 साल बाद मैं निकलूंगा, या 7-6 साल बाद। थोड़ा पैसा आप जितना उसको कंपाउंडिंग करने दोगे उतना उसका आपका लंबा बेनिफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से तो मैं तो बोलता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो तो 10-15 साल के लिए तो मिनिमम देखना चाहिए। मार्केट के हिसाब से 5 साल में भी रिस्क काफी कम होता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं मोर इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ से देख रहा हूँ कि फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म, इवन इफ इट इज अ स्मॉलर अमाउंट, लेट अस से कोई बंदा 7-8 लाख साल का कमा रहा है और उसने 50-60,000 का एनुअल पॉलिसी लिया, तो that money actually they should set aside for long term and not have temptation to use it after 3 years, 5 years or whatever. That small amount of money remaining savings can be for slightly shorter goals, जो आप म्यूचुअल फंड में डाले हो या कोई एफडी में डाले हो उसके लिए। यस सर, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आपका कवर हो गया सर। बहुत धन्यवाद सर, हमारा थैंक यू, आपका पूरा क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन दे दिया। और दूसरा डाउट रहता है आपका ब्रांच मैनेजर का, यूनिट मैनेजर का बोलो, they can send a mail to us. अभिजीत सर के मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, आपका वापस भेज सकते हैं। So don't worry, you can ask your unit manager, the branch manager के ब्रांच में पूछ सकते हैं। So once again, thank you very much अभिजीत सर, and thank you very much गोपी, and पूरा हमारे FLSM के लिए बहुत धन्यवाद for taking a time to join here. So whatever learn, we will send the presentation also to your branches, आपका दे सकते हैं। So please try to sell more, and भाई अभी यूलिप का 100% का क्रेडिट भी मिल रहा है आपका JOTC के लिए, पूरा इवन फॉर एवरीथिंग, फॉर स्मार्ट कनेक्ट कैंपेन भी मिल रहा है। सो आप यूज करो, यूलिप प्रोडक्ट भी अच्छा सेल करो। वेरी गुड, नाउ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आपका तो बहुत कॉन्फिडेंस में सेल करो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी सेलिंग। थैंक यू वंस अगेन अभिजीत सर एंड गोपी सर। थैंक यू गोपी, थैंक यू पांडियन। और जैसे मैं बोला कि पांडियन बोला कि हैप्पी यूलिप सेलिंग फॉर ऑल ऑफ यू, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है कस्टमर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।